नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। धीरेन्द्र पुंडीर जी जुड़ गए हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। धीरेन्द्र सर जी बहुत नमस्कार। स्वागत। सर नमस्कार। आज कई विषयों पर बात करेंगे। सबसे पहले शशि थरूर पर। शशि थरूर क्या गले में अटक गए हैं कांग्रेस के? केरल के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन पर कार्रवाई भी नहीं कर पा रही है कांग्रेस। उनकी राजनीतिक मजबूरी है। शशि थरूर जरूरी है क्योंकि तीसरा मौका था जब शशि थरूर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक का हिस्सा नहीं बने और बता दिया गया कि वो तो कलकत्ता में अपने किसी मित्र के यहाँ शादी में चले गए हैं। राहुल गांधी ने संसद भवन का जो एनेक्सी है वहां पर एक मीटिंग बुलाई थी, खास तौर से सांसदों के परफॉर्मेंस को लेकर के पार्लियामेंट में, उसको लेकर के समीक्षा होनी थी। और चूंकि राहुल गांधी को परसों तो रामलीला मैदान में सभा करेंगे और फिर अगले दिन उड़न छू हो जाएंगे, विदेश चले जाएंगे 5 दिन के लिए, तो हो सकता है कि इस बैठक में अगला जो एक सप्ताह बचा हुआ है उसकी तैयारी भी हो रही हो कि क्या करना है। लेकिन शशि थरूर गायब हो गए। धीरेन्द्र जी सर नमस्कार। तमाम दर्शकों को भी मेरी ओर से नमस्कार। दरअसल सिर्फ शशि थरूर गायब नहीं हुए, या हम लोग ये कहें कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस के अंदर सिर्फ यही चल रहा है। बात करते करते, लड़ते लड़ते अचानक सिद्धारमैया शिव कुमार गायब हो गए, डी के शिव कुमार। इससे पहले आपने देखा होगा कि रेवंता रेड्डी अपनी कहानियां, कांग्रेसी मुसलमान, मुसलमानी कांग्रेस, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें चल रही हैं। शशि थरूर को एक तरह से कांग्रेस के तमाम लोगों ने हाशिए पे भी डाला हुआ है और उधर से उन्होंने भी कांग्रेस पे ताला लगाया हुआ है, लेकिन चाबी अभी जेब में रख के घूम रहे हैं। अभी वो दे नहीं रहे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, क्योंकि अभी चुनाव का एक इतना इंपॉर्टेंट समय है कि कांग्रेस अब ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। छोटी छोटी चीजें उसको दिखती है कि शायद इस वजह से ना बिगड़ गया हो काम। कभी आपने देखा होगा कि हार के लिए पहले से ही बहुत सारे लोग अपने कारण पहले जेब में रख लेते हैं। उनको लगता है कि हार हो गई तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि जीत के लिए ना वो लड़ते हैं ना उनका कोई जज्बा बचता है। पूरे विधान लोकसभा में अगर आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस इस पूरे सेशन में क्या कर पाई। एसआईआर की तैयारी के साथ गई थी तो उसको उम्मीद थी कि सरकार एसआईआर पर बहस नहीं करेगी। सरकार ने बहस कर दी, दूसरे तरीके से हो गया, बहस आ गई। अब बहस में आप क्या कर पाए? एक एक चीजों की कलई खुल गई आपकी, आपको कुछ बताने के लिए नहीं मिला, आपको ये मालूम नहीं था, आप इतना भी पढ़ के नहीं गए कि इतिहास में 1950 से ये सब जो है ये सारे नियम कायदे कानून मौजूद हैं जिनकी आप दुहाई दे रहे थे। वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप कह रहे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया। अब आप ये सोचिए, जो उनके बेचारे समर्थक हैं, जो भक्त हैं, जो नरेंद्र मोदी से चिढ़ते हैं, बीजेपी से चिढ़ते हैं, या जो भी एक रीजन हो सकता है विचारिक वैकल्पिक विचारधारा, वो रोज सरेआम इस तरह से जलील होते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो अपनी लीडरशिप किस आदमी को दें। जिस आदमी को ये मालूम नहीं है कि भाई किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नहीं हटाया गया, जब वो थे ही नहीं तो हटाया कैसे जाएगा। तो ये सारी चीजें लगातार दिख रही हैं कि शशि थरूर अपनी उस चीज का इस्तेमाल कर रहे। दरअसल वो अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे कि मुझे बीजेपी में जाना है कि नहीं जाना। बस उनकी लड़ाई इतनी है, वरना वो कांग्रेस में बिल्कुल वैसे ही है जैसे दहलीज पे बैठा हुआ एक आदमी होता है जो बाहर चलने के लिए सामान उठा के, मेहमान दहलीज पे खड़ा रहता है 3 दिन 10 दिन रह के। अब वो जा रहा है, उसको रोका जा रहा है, वो रोका जा रहा, अधूरे मन से रोक रहे हैं। एक ऐसा ही मेहमान है जो अवांछित सा हो गया है, उसको जाना है तो वो खड़ा है, वो सोच रहा है मैं जाऊं कि न जाऊं, है वो मेहमान ही। तो अब वैसे भी शशि थरूर इस पार्टी में अपने आप को एक तरह से मेहमान मान चुके थे। उनकी आइडियोलॉजी, जब वो प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हैं, जब वो बेसिक इशू पे सवाल करते हैं, तो मुझे लगता है जब वो कहते हैं कि इस सत्र का जो है इस्तेमाल उसमें नहीं होना चाहिए, खराब नहीं किया जाना चाहिए, मुद्दे उठाए जाने चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो एक वांछित उसकी तरह है, इससे ज्यादा नहीं है। तो ये और भी बताता है कि हाईकमान नाम की वो कल्चर जो कांग्रेस में बहुत अरसे तक रही कि श्रीमती इंदिरा गांधी नाश्ते पे हटा दिया करती थी चीफ मिनिस्टर्स को,
जो उनका मन करता था। एयरपोर्ट पे अगर राजीव गांधी को सही से रिसीव नहीं किया, इस बात से भी अगर वो नाराज हो जाते तो टी अजैया हट जाते थे। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि वो खत्म हो गई है। अब उनकी बात को कोई बहुत उससे ले नहीं रहा, सब अपनी मर्जी से कांग्रेस में है। अब वो राहुल गांधी की मर्जी से नहीं रह गए, यही मुझे लग रहा है। 18 नवंबर को एसआईआर पर रणनीति बनानी थी राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, और शशि थरूर नहीं गए। कारण बताया गया गला खराब है, खांसी भी है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री की एक मीटिंग थी उद्योगपतियों के साथ, बल्कि शायद किसी मीडिया हाउस का कॉन्क्लेव था जिसमें खुद शशि थरूर भी दिखाई दिए थे। और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री की एक ट्वीट में तारीफ भी की थी। उन्होंने लिखा था कि पीएम का संबोधन आर्थिक दृष्टिकोण पेश करने के साथ साथ प्रगति के लिए सांस्कृतिक आह्वान भी था। जुकाम और खांसी के बावजूद कार्यक्रम में शामिल होकर अच्छा लगा। कार्यक्रम में अच्छा लगा उनको प्रधानमंत्री के, लेकिन अगले दिन कांग्रेस की मीटिंग थी, उसमें वो नहीं गए। बता दिया तबीयत ठीक नहीं है। फिर 30 नवंबर को एक बैठक बुलाई गई, इसमें सोनिया गांधी ने अध्यक्षता की थी, उसमें भी शशि थरूर नहीं गए। यानी 18 नवंबर मल्लिकार्जुन खड़गे की बैठक, 30 नवंबर सोनिया गांधी की बैठक और आज राहुल गांधी की बैठक। तीनों की बैठकों से वो गायब रहे। 30 नवंबर की बैठक के बाद जब बवाल उठा तो उन्होंने कहा कि माँ का जन्मदिन मनाने के लिए मैं घर गया था और जिस समय मीटिंग हो रही थी उस समय मैं प्लेन में था, यानी वापसी में था। तो शशि थरूर क्या स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि आपके तौर तरीके, आपकी नीतियां, हर चीज का विरोध आंख बंद करके, ये मुझे मंजूर नहीं है और मैं पार्टी से अलग लाइन ले रहा हूं? दरअसल शशि थरूर बहुत पहले से पार्टी से अलग लाइन ले रहे हैं। आप देखेंगे कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर भी पार्टी के साथ, अगर आप ये सोचिए उनकी पार्टी क्या क्या नहीं कह रही है उनको, उनके लिए उसने क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं किए कि जब वहां नहीं जा रहे हैं और जब पार्टी के नेता नहीं जा रहे हैं तो उनको नहीं जाना चाहिए। उन पे कई सारे इमोशनल दबाव डालने की कोशिश की गई, सब चीजें। जयराम रमेश तो उनको बस अब गद्दार कहना उनका बच रहा है, बाकी तो वो सब कह ही चुके हैं। तो ये तमाम चल रहा है। लेकिन शशि थरूर भी, अब मैंने कहा कि शशि थरूर अभी फाइनली तय नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको लगता है कि इस बार कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने, अब वो उम्मीदें तो खत्म हो गई, क्योंकि केसी वेणुगोपाल और तमाम लोगों ने अब उनका वो पत्ता तो काट दिया, खत्म कर दिया। और वहां केरल में अभी भी चूंकि बीजेपी उस लेवल पर नहीं है कि वो राज्य की सत्ता में आ सके, अभी एक दो चुनाव उसको लड़ने हैं, तब तक वो राज्य की सत्ता पर काबिज हो पाएगी। तो ये जो हिचक है वही मुझे लगता है कि उनको रोके हुए है, वरना उनका पार्टी से और पार्टी का उनसे मन भर चुका है और अब इसमें कोई मेल मिलाप नहीं, ये सिर्फ सुविधाओं का अब गठबंधन रह गया। उनको अभी चूंकि और ठोर नहीं मिल पा रहा और इनको कोई और नहीं मिल पा रहा, तो ये सिर्फ और ठोर का खेल है। ये कितने दिन चलेगा ये देखने की जरूरत है। हाँ, इस दौरान इस तरह के ट्वीट्स, इस तरह की भाषा की प्रवीणता हमको जरूर दिखाई देगी, जिसमें वो बहुत दक्ष हैं। और उस तरफ से आप देखेंगे कि पवन खेड़ा या वो जो लोग इन पर टिप्पणियां करते हैं वो और कांग्रेस के वोट कम करते हैं, क्योंकि वो और बदतमीजी के साथ उनको रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे लगता है कि यही दौर हमको देखने को मिलेगा, नहीं तो अब शशि थरूर और कांग्रेस के रिश्ते में कोई सरसब्ज बाग तो नहीं बचा है। आपका बंद है, माइक बंद है। असम की बात कर लेते हैं धीरेन्द्र जी। असम के मुख्यमंत्री के जो बयान आते हैं वो तो फायरी रहते ही हैं और बहुत दो टूक और बहुत क्लियर विजन के साथ बातें रखने में यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान मुझे किडनी दे देंगे पर वोट नहीं देंगे। फिर उन्होंने कहा कि मुझे मियाओं की वोट चाहिए भी नहीं। इतनी खरी खरी कहने वाला आदमी जो है, मेरे विचार से हिंदुस्तान में तो कोई दूसरा नहीं है। देखिए वो एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से, क्योंकि देखिए वो लड़ाई जो लड़ रहे हैं वो हिंदुस्तान में लड़ी भी नहीं जा रही,
कश्मीर के अलावा अगर हम कहीं किसी दूसरे राज्य में देखते हैं जहां मुस्लिमों की संख्या सबसे ज्यादा है, बात मुस्लिमों की नहीं है, बात उनकी है जो अवैध घुसपैठिए हैं, जो इस देश को बदलने की कोशिश करते हैं। जिन मुस्लिमों के दिमाग में शरिया है वो सबसे बड़ी संख्या वहां है। आप देखेंगे बदरुद्दीन अजमल टाइप वहां तमाम लोग हैं जो राजनीति में जो एक पूरी तरह से समावेश का विरोध करते हैं। वो जब तक अल्पसंख्यक हैं तब तक उनको लगता है कि वो कमजोर हैं, लेकिन अपनी ताकत दिखाते रहो। अगर बहुसंख्यक हो गए तो फिर पूरा समाज जो भी उनका जो वो है उनका पाकिस्तान जैसा हाल कर दो। ये सपने सबके साथ हैं और ये सब मुकाबला वहां असम में आपको खुले तौर पर दिखेगा। असम में जो आदमी धुबड़ी गया हो, जिस आदमी ने करीमगंज, नगांव, हजारीबाग, ये इन तमाम जगहों पर जाकर घूमा होगा, वो जानता है कि वहां स्थिति कितनी खतरनाक है। उन्होंने जंगलों पे कब्जा कर लिया, तमाम जगह पर कब्जा कर लिया और कल्चरली अब असम का जो मूल निवासी है वो अपनी जगह खोज रहा है। ये बड़ा दिल वो है। तो ये एक बड़ी लड़ाई है जो हेमंता बिस्व शर्मा लड़ रहे हैं। वो कहते भी हैं कि ये आखिरी भी हो सकता है। वो कहते हैं कभी इस जगह पर कोई मियाँ भी झंडा फहरा सकता है। तो ये स्थितियां वहां है, मौजूद हैं। वो 11 जिले हो चुके हैं जिनमें ये उम्मीद है कि मुस्लिम्स जो है बहुसंख्यक हो गया। और चूंकि मुस्लिम बहुसंख्यक हो गया इससे फर्क नहीं पड़ता है। मुस्लिम जब बहुसंख्यक होता है तब वो क्या करता है, इससे फर्क पड़ता है। तब वो शरिया मांगेगा, तब वो तमाम चीजें मांगेगा, वहां की मूल कल्चर को खत्म कर देगा, या ये कह देगा हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे। फिर हमारे आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा होगा, एक जगह वो गांव में, चूंकि वहां बहुसंख्यक कह रहा है कि हम इसकी आवाज नहीं सुन सकते क्योंकि हमारा धर्म नहीं कहता, वो मंदिर पे आरती नहीं होने देते। तो ये तमाम चीजें आती हैं जो असम में अलग अलग जगह पर दिख रहे हैं। जिन जिन जिलों में हिंदू वहां जो, या हिंदू कहें या मूल असमी कहें, जो वहां कम होता जा रहा है, वहां की स्थितियां आप अपने से देख सकते हैं। सिर्फ ये कहने के लिए कि जनगणमन और ये गाने से आपके आंख बंद करने से कुछ दिखेगा, ऐसा नहीं है कि वो दृश्य वहां से बंद हो जाएगा, आपको दिखना बंद हो जाएगा। तो जो बहुसंख्यक आबादी है, जो भारत के बाहर बाद का हिस्सा है, असम के बाहर, वो तमाम आंखें बंद किए हुए बैठा है। उसको मालूम नहीं कि असम में चल क्या रहा। वो कुछ कुछ सिर्फ एक वो भेज देगा रस्मी कवायद की, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां दिख रहा है, इंच इंच पर दिख रहा है और वहां कब्जे किए जा रहे हैं। वहां जाके, यहाँ दिल्ली से इस तरह की पत्रकारिता की भीड़ है जो वहां जाके उसी तरह से कि ये गरीब टीचर का बेटा है, फला का बेटा है, वो सब, क्योंकि जिन वन्य क्षेत्रों से निकाला जा रहा है। दिल्ली में आप रो रहे हो, दिल्ली में आप नाटक कर रहे हो, झूठ और मक्कारी के साथ कह रहे हो कि यहाँ साहब ये पॉल्यूशन हो गया, सरकार नहीं कर रही उसको। जब वहां वन्य क्षेत्रों पे कब्जा किया जा रहा तो तब वो उनको निकालना गड़बड़ है। दरअसल ये हिपोक्रेसी की सबसे बड़ी वो है, क्योंकि हेमंता बिस्व शर्मा इससे सीधे तौर पर लड़ रहे हैं। वो इस पूरे मुकाबले में अकेले लड़ रहे हैं, तो लिहाजा उनकी जुबान भी अब वो झूठ बोल के काम नहीं चला सकते। अब से पहले जो झूठ गंगा जमनी तहजीब, जो झूठ यहाँ भाईचारे का चलता रहा और जिसमें भाई हमेशा चारा ही बनाता रहा, आप चारा बनते रहे, वो अब असम में खत्म हो रहा। असम में फाइनल स्टेज पर आ रही है ये धीरे धीरे। ये चूंकि मुझे लगता है कि असम में जो नहीं गए होंगे वो इस बात को तब तक महसूस नहीं कर सकते हैं जब तक आप वहां नहीं जाएं। मैंने वहां बरपेटा, दुबड़ी, तमाम जगह पर, मैं ग्वालपारा, नौगांव, इन सब जगह पर घूम कर देखा है कि सिर्फ 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 धर्म नहीं बदल रहा, पूरा असम बदल रहा है। तो उससे लड़ते हुए मुझे लगता है कि उनको जितना साफ गोई रखनी चाहिए उतनी वो रख रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं। देखिए, जब ऑपरेशन होता है तो कोई भी चीज का आप ऑपरेशन करते हैं तो ब्लेड लगाते हैं, चाहे वो पैर में हो, चाहे वो ब्लेड लगाना यानी शरीर को काटना है, तो शरीर को तो दर्द होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी, भले ही आप एनेस्थीसिया दे रहे हो ना, काट तो शरीर ही रहे हो। तो उसी तरह से वो इस समय उसी स्थिति में है, सर्जरी करनी पड़ेगी, उनको मालूम है। तो वो किसी उसके रोने से नहीं हो सकते कि साहब, बहुत सारे लोग आपने देखा होगा पोस्टमार्टम मत कीजिए, याद है ना, आप कहते हैं जब आप जाते हैं, हम लोग भी कई बार क्या कहते हैं कि नहीं साहब, अब वो तो मरने वाला तो चला गया, देह की वो मत कीजिए। ये सब चीजें होती हैं, ये एक सोसाइटी का एक नॉर्म है। तो वो कि बस बुरा मत बोलिए, घटिया मत बोलिए साहब, ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बहाने वो लगातार घुसते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा धुबड़ी और वो तमाम इलाके गो तस्करी के और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सबसे बड़े इलाके बन चुके हैं। देश के खिलाफ जो भी किया जा सकता है दीन के नाम पर, वो वहां हो सकता है। जो भी आप कर सकते हैं, देश को तोड़ना है तोड़ दीजिए, यहां अगर रोहिंग्या बसाने बसा लीजिए, बांग्लादेशी लाने ले आइए, गाय काटनी है काट लीजिए, जो भी आप कर सकते हैं वहां कीजिए। ये सब स्थिति वहां असम में है। तो लिहाजा वहां
मुझे लगता है मतलब हेमंता बिस्वा शर्मा एक वो लड़ाई लड़ रहे हैं जो जीने और मरने की है असम के। तो वहाँ कोई बहुत अच्छे शब्दों का या फला शब्दों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पूरी तरह से गौरव गोगोई जैसे लोगों के साथ है। गौरव गोगोई जैसे लोगों के पास अब उनकी वाइफ को लेकर और उसको लेकर जिस तरह के सवाल उठते हैं, मुझे लगता है कि वो बहुत ही परेशानियों भरे हो सकते हैं। तो इसीलिए प्रफुल्ल जो है सीधा बोलते हैं। माफ करिएगा, सीधा। सही बात आप कह रहे हैं। असम और केरल की अगर हम कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और राहुल गांधी की राजनीति या उनके भविष्य को लेकर के भी बात करें, तो खुद राहुल गांधी एक प्रोग्राम में ये संकेत दे चुके अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को। उनको भी पता था बिहार में कुछ आना जाना नहीं है, बंगाल में तो और भी स्थितियां खराब हैं। अब ले दे करके 2 स्टेट बचे हुए हैं और तीसरा हम पंजाब मान सकते हैं, लेकिन पंजाब पर कभी फिर बात करेंगे। पर केरल और असम, इन दोनों में भी कांग्रेस अगर लुढ़क गई और ये तीसरा अटेम्प्ट होगा कांग्रेस का, तो आप किस तरह की स्थितियां निर्मित होते हुए देखेंगे? देखिए, कांग्रेस में अब वो स्थिति तो आ चुकी है कि जब चर्निंग शुरू होगी, जब स्टार्ट होगा, जब कांग्रेस की लीडरशिप जो है लंबे समय से आप एक हार के साथ, एक ऐसे नेता के साथ जो जीत नहीं दिला सकता है, जो लगातार आपके लिए अपमान और इकट्ठे करता है, जो लड़ाई को सही ढंग से लड़ भी नहीं सकता। देखिए, इतिहास में बहुत सारे नायक ऐसे हुए हैं, देखिए, जिनको हमने युद्ध में हारे हुए देखा, लेकिन उनकी बहादुरी को हमने कभी भी वो नहीं माना। हमने कहा कि नहीं, हार हो तो फिर ऐसी हो, ये शब्द इस्तेमाल किए। लेकिन राहुल गांधी इस शब्द के हकदार नहीं लगते, उनकी पार्टी भी अब नहीं मानती, क्योंकि राहुल गांधी एक के बाद एक गलतियां कर रहे हैं, इशू नहीं पकड़ते हैं, और जिस तरह से प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने अपने आप को बराबरी दिखाने के लिए बदतमीजी के शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया, उसके बाद तो फिर आम आदमी के लिए भी नजर में वो नहीं। हाँ, उनके एक बड़ी इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा यूट्यूबर्स का गैंग्स हैं जो है, तमाम वो ऑपरेट होते हैं, जो दूसरों को गोदी और खुद वो उनके एक एक चीज, एक एक आदमी की कहानी मालूम है, सबको मालूम है, तो उनके लिए कुछ भी कह पाना मतलब कुछ भी कहना गलत ही होगा। तो वो तमाम लोगों के अलावा राहुल गांधी की राजनीतिक क्षमता पर बाकी किसको यकीन नहीं रहेगी। हो सकता है कि मैं ये नहीं कहता कि भाई जीत या हार, क्योंकि ये जनता का मूड होता है, वो पता नहीं क्या क्या करे, लेकिन आज की डेट में कम से कम उनके उठाए गए मुद्दों से हम लोग तो मुतासिर नहीं होते हैं, क्योंकि वो कम से कम जनता से जुड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। चाहे वो आपने बिहार का चुनाव देखा हो, चाहे आपने स्पीच भी आप देखिए, वो स्पीच भी कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, वो समझ में ही नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को लेकर अब सवाल तो उठने लगे, क्योंकि पहले ये नहीं था और सोनिया गांधी ये स्वीकृति नहीं दे रही थी कि वो अपनी बेटी को प्रियंका गांधी को राजनीति में लाए, क्योंकि ये कोशिश नहीं थी। अब चूंकि प्रियंका गांधी आ चुकी हैं, प्रियंका गांधी अब वो लीड भी करती है, आपने देखा होगा सवालों के जवाब भी दे रही हैं विधानसभा में, तो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि अब कांग्रेसियों को ये समझ में आएगा या आने लगा है कि अब राहुल गांधी से इस पूरी लड़ाई की जो बागडोर है प्रियंका को दी जानी चाहिए। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी के ये तो है नहीं कि उन्होंने शादी की हो या उनके पास कोई उनके अगला उत्तराधिकारी हो, तो दिखता नहीं है। और कांग्रेस जैसे ही क्योंकि ये वैसे भी इंदिरा कांग्रेस है, ये जवाहर कांग्रेस है, मूल कांग्रेस तो है नहीं, तो ये बदलते बदलते कहीं कहीं आ चुकी। तो अगर यहाँ कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा कांग्रेस में, तो फिर कांग्रेस की अगली पीढ़ी कैसे आएगी? तो वो धीरे धीरे वो प्रोसेस भी आना है, क्योंकि आपको ये अल्टीमेटली जो परिवार का ताज है, वो अब प्रियंका गांधी के बेटों के बच्चों के पास जाना है। तो उसकी तैयारी तब होगी जब उनकी माँ को लोग नेता मानेंगे। जैसे आपने देखा होगा श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तभी उनके बाद ही तो संजय गांधी या फिर राजीव गांधी को दी गया। उनके बाद उनका बेटा था तो उसको दिया गया। बेटी अब वो नहीं है तो उनकी बेटी को दी जाएगी, ताकि वो आने वाली पीढ़ी के लिए उसको संरक्षित कर सके। गांधी फैमिली इसीलिए वाड्रा को भी सरनेम, मतलब वैसे तो गांधी परिवार में सरनेम समझ पाना बहुत ही अलग बात होगी। पहले हम ये जरूर कह सकते थे कि यार
इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं भी कह सकता हूँ कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब आप हर बात में जाति पूछते हो, जाति पूछते हो, जाति पूछते हो, तुम में से कितने मीडिया में कितने, फला में से कितने, तो तुमसे भी पूछा जाएगा। तो ये इस देश का चमत्कार होगा कि कोई फैमिली गांधी वो जो पारसी से वो कैसे गांधी बनी, फिर गांधी से वो वाड्रा बन गई और वाड्रा से फिर वो अब फिर वापस गांधी हो गया। ये बड़ा मतलब दिलचस्प वो होगा। ये हायरार्की मुझे लगता है दुनिया के किसी भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट को जो है कंफ्यूज कर सकती है। वो नहीं बना सकता, कंप्यूटर भी नहीं बना पाएगा कोई कि भाई ये कैसे संभव है। तो वो इसीलिए मुझे लगता है ओंकार सर कि अब ये जो नया रिजीम है वो जो ये नई चीजें आ रही हैं, ये परिस्थितियां जो हैं, वो मुझे लगता है कि नए बदलते हुए वक्त की या कांग्रेस की तरफ इशारा कर रही हैं। जी। और अगर हम बंगाल की बात करें तो पहले ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर फॉर्म नहीं भरूंगी, नहीं साइन करूंगी, और समय सीमा खत्म होने से कुछ ही देर पहले साइन भी कर दिए और फॉर्म भी भर दिया। ऐसा क्या हुआ? देखिए सर, बहुत पहले था जब ये रीजनल पार्टी के छत्रपों ने या कांग्रेस ने या ये जो एक दौर वो था जब आप रीजनल पार्टियां इतनी ताकत हो गई थी गठबंधन सरकारों में कि वो लालू प्रसाद यादव जेल में है तो उनकी पत्नी को बनाना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो नहीं मानेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि गठबंधन सरकारों में जो लोग रीजनल छत्रप थे वो अपने हिसाब से फैसले कर रहे थे, जैसे अभी सिद्धारमैया कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से, लेकिन फिर और चूंकि सेंट्रल बहुत कमजोर था, सेंट्रल कमजोर था, उसको सिर्फ वहां सत्ता रखनी थी किसी भी तरह। आप देखिए जो जिसके पास मिनिस्ट्री थी, ऐसा थोड़ी है कि मनमोहन सिंह को नहीं पता होगा। दरअसल इस देश के फंक्शन में जो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, जो इंटरनल सिक्योरिटी को सबसे बड़ी प्रीमियर एजेंसी है इस देश की, उसका काम ही प्राइम मिनिस्टर को मेक देम वाइज, उनका चार्टर यही है कि प्रधानमंत्री को पहले बताना है। तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें कोई अकर्मण्य लोग होंगे या वो होंगे, वो पीएम को तो सच बोल रहे होंगे वहां। तो उस समय भी दिख रहा था कि किस तरह लूट हो रही है, किस तरह से इन डिपार्टमेंटों में एविएशन को एविएशन वाला बेच रहा है, उसको खाद को कोई खाद वाला बेच रहा है, कोई कहीं कुछ बेच रहा है, कोई कोयले को बेच रहा है। लेकिन चूंकि जो केंद्र था वो इतना मजबूर था, उसको सरकार बचाए रखनी थी। उसी तरह से ये लग रहा था। फिर बाद में जब मोदी आए तो उनको लगा तमाम पार्टियों को कि वो विरोध करके सब कुछ करते रहेंगे, और उन्होंने बहुत नफरत और तमाम चीजों की राजनीति उन्होंने की। हर चीज में उन्होंने, भाई जो देश मतलब उसको मानसिक दिवालियापन से ज्यादा कोई नहीं कहा जा सकता, जिनको ये लगता है कि आरएसएस और आईएसएस या दूसरे आतंकी संगठन बराबर हो सकते हैं, तो वो लोग या तो विक्षिप्त है या उनके पास एजेंडा, तीसरा तो रिस्ट्रेन माइंड तो नहीं हो सकता। तो उसी तरह से ममता बनर्जी जो है वो उसी सिंड्रोम से ग्रसित थी। उनको लग रहा था कि उनकी, चूंकि उन्होंने इतनी बड़ी बहुमत पे सरकार ले ली और खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी भी उस चुनाव के बाद जिस तरह से हिंसा हुई, जिस तरह से अत्याचार हुए कांग्रेसी मतलब टीएमसी के लोगों ने बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं पर, उन पर, वोटर्स पर किए, उसके बावजूद सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया था। उससे बहुत हिम्मत बढ़ गई। तो वो अब ये सब सोचने लगी कि यहाँ ना राष्ट्रपति शासन लगेगा, ना ये कुछ होगा, ना ये सरकार। लेकिन अभी आपने देखा होगा फेवरेबल कोर्ट भी नहीं रह गई आपकी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जाके कोर्ट में बाकायदा बोलता है कि नहीं मां, आपके कहने से नहीं, मैं मेरा ये मुझे संविधान ने ताकत दी है, मैं भी आप ही की तरह मुझे भी कॉन्स्टिट्यूशन की पावर है। तो ये बोलने की ताकत आई। दूसरा, अब ये रिकमेंडेशन हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी राज्य बाधा उत्पन्न कर रहा है आप हमको बताइए, हम ऑर्डर अलग से पास करेंगे। तो ये सब चीजें साइन होता है। तो ममता बनर्जी अपने लोगों को बहादुर बन के दिखाना चाह रही थी, लेकिन बहादुर बनने के लिए जैसे फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कि शरीर पर 20 गोली लगती है, लेकिन शरीर पर असली में थोड़ी एक भी गोली नहीं लगवाएगा ना। तो उसी तरह से ममता बनर्जी अपनी बहादुरी दिखाना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि अगर मैंने एसआईआर नहीं भरा तो बीजेपी तो वैसे ही जीत गई। भाई आप जब मतदाता ही नहीं है तो आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते। बिल्कुल। जब चुनाव ही नहीं लड़ सकते, आप चले कुछ भी हो, भाई लालू प्रसाद यादव कुछ भी थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं हो सकते थे ना, तो आप नहीं हो सकती। तो ये बात जानती थी, इसीलिए उन्होंने लास्ट मोमेंट में भरा, और बाकी सब रह गए होंगे जो उनको दिखाने के लिए, हो सकता है बाकी सब ने भी ऐसे ही पहले ही भर के रख रखा होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं। बिल्कुल। या एक एक और उदाहरण है बंगाल, तो इसलिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से इनके समर्थक जो हैं
उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो जाता है, जो इस तरह के नेताओं के साथ होते हैं। पाकिस्तान के बंटवारे के समय जोगेंद्र नाथ मंडल वहां अम्बेडकर रिपब्लिक पार्टी के शायद अम्बेडकर की जो पार्टी थी उनके मेंबर थे। वहां से उन्होंने लोग जिताए थे, मंत्री भी बने थे शायद। उसके बाद वो जब डिवीजन हो रहा था तो उन्होंने कहा कि हमको हिंदुओं के यहाँ अछूत बन के रहने से पाकिस्तानियों का, मुसलमानों का मैला उठाना अच्छा। और उनके उनके कहने के चक्कर में, उनके बताने के, मुस्लिम लीग के साथ खड़े होने का ये अर्थ हुआ कि बहुत से करोड़ों लोग जो दलित और जो नीचे उसके थे सोशल स्टेटा में, जिनको उस समय समाज की जातियां, निचली जातियां दलित बोलती थी, वो सब वहीं रह गए उन पे यकीन करके। क्योंकि मुस्लिम लीग ने उनको चेहरा बनाया, जैसे अंबेडकर साहब यहाँ के कानून मंत्री बने ऐसे ही उनको बना दिया। वो पाकिस्तान में उन पर यकीन करके बहुत सारे लोग रह गए, करोड़ों लोग, वो दलित और सब आम लोग बेचारे। बाकी तो सब ज्यादातर तो भाग आए थे उस वक्त। अब जब वो वहां दलितों पर एट्रोसिटीज हुई, 1950s की बात है, 49-50 की बात है, और वो उसका दौरा करने चले गए। उनको लगा वो मंत्री है, उनके गार्डों ने उनको पीटा, मुस्लिम गार्डों ने, कि ये कैसे, और घटिया गालियों के साथ उन्होंने लिखा कि मैं वो जो एट्रोसिटीज है उनको देख के पागल हो गया हूं। वो कह रहे ये काम करो, उसको भगा दिया, बदतमीजी से बात की गई, धक्के दे दिए गए। वो आदमी अपना रातों रात भाग आया अपने पाकिस्तान से परिवार को लेके। लेकिन उसके लालच में जो उसके साथ गए थे, जो उसकी भक्ति में वहां रह गए थे, उनकी बेटियों को आज तक उठा के लोग रेप कर रहे हैं। वो लोग आपको रोज दिखता है जो पाकिस्तान में। तो इसीलिए इस तरह की जो लीडरशिप है, जो विखंडनात्मक राजनीति करती है, वो बहुत समय तक अपने समर्थकों के लिए फायदेमंद नहीं होती है सर। और ये बाबा का विरोध फिर करने पर उतर आए हैं सब लोग के सब। डिटेंशन सेंटर बनवा दिए जगह जगह जाकर के। अब तो बाकी लोग भी जांच पड़ताल कर रहे हैं घुसपैठियों की। ऐसा ये तो कोई कायदा नहीं है, ये तो चुनाव आयोग का काम है, और विदेशियों की पहचान करने का काम चुनाव आयोग का थोड़ा है। इस तरह के सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं? ये बौखला गए हैं पूरी तरीके से। इनको लग रहा है कि अगर बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी ठीक तरीके से एसआईआर हो गया तो दुकान ही बंद हो जाएगी। देखिए, दरअसल वो लोगों को ना तो उनको मालूम है, ना वो जानना चाहते हैं कि ये उनका काम नहीं है। ये पूरा ये जो है केंद्रीय सरकार का कानून है, उसमें चेंज हुआ है जो नए उसमें, और वो तमाम राज्यों में बनाने हैं और सब जगह बनाने हैं। डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट जो उन्होंने 3D जो पॉलिसी है वो होनी है, उसमें आप कोई वो नहीं कर सकते हो। तो वो तमाम जगह बनना है। चूंकि योगी आदित्यनाथ इस काम को बड़े लेवल पे, मतलब उनका कहना है, वो खुद पर्सनली इंटरेस्ट ले रहे हैं कि भाई ये होना है, होना सब राज्यों में है। वो कोई एक भी राज्य ऐसा नहीं है जो ये नहीं करेगा, क्योंकि ये केंद्रीय कानून है। देखिए, ममता बनर्जी को वक्फ का कानून भरवाना पड़ा, एसआईआर फॉर्म भरना पड़ा, तो वैसे ही डिटेंशन सेंटर बनाने पड़ेंगे, बनाने ही पड़ेंगे। तो योगी आदित्यनाथ का जो विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को शायद ये मालूम नहीं कि वो विरोध किस चीज का कर रहे हैं। ये ऐसे ही है कि कोई आदमी जो है फूलों से नाराज हो जाए, पेड़ को कुछ ना पाएगा। तो पेड़ ये है कि नया लॉ बन चुका है और इसमें तमाम जगह पर इनको पकड़ा जाना है, इनको डिटेंशन में रखना है और उसके बाद डिपोर्ट कर देना है। ये एक पूरी पॉलिसी है। तो इसीलिए जो इस तरह से विरोध करना चाह रहे हैं, या तो उनको पता है वो सिर्फ बाबा को विरोध करने के नाम पर विरोध करना चाहते हैं, क्योंकि उनको जो भी काम लगता है, शायद जैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि धुरंधर फिल्म में, जैसे मैं अभी जब आपने कहा कि धीरेन जी किसको सुन रहे थे, तो उस वक्त मैं पाकिस्तान के 2 उन एंकरों को सुन रहा था जो इस देश में माले गनीमत में हिंदुस्तान की हीरोइनों के नाम ले रहे थे कि उनको रखेंगे। उनमें से एक ने कहा है कि इस फिल्म की, कह रहे ये जानकारी आई है कि धुरंधर फिल्म की स्क्रिप्ट खुद नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है और साथ में बैठा के एक एक सीन उन्होंने लिखा है। तो अब तो कह रहे, तो दूसरा एंकर तुरंत कहता है कि हाँ, तभी कोई काटने की हिम्मत नहीं कर पाया ना, 3.5 घंटे की कौन काटेगा। तो ये बातें वो मूर्ख लोग हैं जो ये ऐसा यकीन कर सकते हैं और जो सोच सकते हैं, क्योंकि उनको पता तो होता नहीं। इनके प्रधानमंत्री के पास तो समय ही समय है। वही मैं कह रहा था हिंदुस्तान कि के प्रधानमंत्री के पास समय कहाँ है इन बकवास। मैं यही कह रहा था कि हमारे प्रधानमंत्री के पास, उनको ये मालूम नहीं कि समय नहीं, उनका 1-1 मिनट है, वो 1-1 मिनट वो छुट्टी नहीं लेते हैं। अभी जो मैं देख रहा था, सुप्रिया श्रीनेत ने कह रहा ये बिल के साथ वो इंटरव्यू है तो वो छुट्टी नहीं है।
वो जो दरअसल इतने मुझे लगता है कई बार कि मानसिक लेवल जो है वो इतना नीचे है कि वो समझ ही नहीं सकते कि प्राइम मिनिस्टर्स का ये भी एक प्रोग्राम होता है। बिल्कुल, वो छुट्टी नहीं है। हद है, मतलब इनकी विक्षिप्तता और कुंठाओं का कोई अंत नहीं। धीरेन्द्र जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें। इसके अलावा इस वीडियो को फॉरवर्ड करें, साझा करें, शेयर करें अपने मित्रों और ग्रुप्स में। अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धीरेन्द्र जी का चैनल है धीरेन्द्र पुंडीर न्यूज़ पॉइंट, उसको भी आप सब्सक्राइब करें और सहयोग करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।